अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया। और फार्माकोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स, जिसमें पहले हम एंटीबायोटिक्स का ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स के जो क्लासेस हैं वन बाय वन करके उनको डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम दो क्लासेस को डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स के। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एंटीबायोटिक्स का आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको अदर वर्ड्स में हम एंटी बैक्टीरियल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। आइदर उनको किल करती है या फिर उनकी जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करती है। ओके, सो एंटीबायोटिक्स बोल दें या फिर एंटी बैक्टीरियल्स बोल दें, आर यूज इंटरचेंजेबली, यानी इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटीबायोटिक्स आर यूज फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नॉट वायरल। ठीक है, एंटीबायोटिक्स है बैक्टीरियाज के लिए है, तो बैक्टीरियाज को ट्रीट करने के लिए ही यूज़ की जाएगी। वायरस की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे इसको। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगी? बैक्टीरियाज से जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे। देन दे फिनिश द एंटायर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इवन इफ़ यू आर फीलिंग बेटर। अब एक ये जो है ना, ये मेन पॉइंट है एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड, कि आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आपने एंटीबायोटिक्स जो है ना आपको प्रिस्क्राइब की हुई है, आपने दो दो या तीन ली है, उसके बाद आपको बेटर फील हो रहा है, लेकिन उसके बाद आपने वो जो सारी प्रिस्क्रिप्शन है एंटीबायोटिक्स की उसको स्टॉप नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसको स्टॉप करेंगे तो फिर से जो बैक्टीरिया है वो फिर से रीग्रोथ हो जाएंगे और अगेन वो इन्फेक्शन जो है ना वो काज करेंगे। तो इसीलिए जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है एंटीबायोटिक्स की इतने दिन तक लेनी है तो आपने उतने दिनों तक ही लेनी है, बीच में उसको स्टॉप नहीं कर देना। देन नो अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स आर हार्ड ऑन लिवर, तो इसके लिए जब कोई भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो उसके साथ एल्कोहल कंजप्शन नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स देने के लिए हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज़ कल्चर? कल्चर इज़ अ टेस्ट टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, कल्चर ये टेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, उस इन्फेक्शन से सैंपल लेते हैं और उसकी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन से टाइप का बैक्टीरिया है, ताकि हम उस टाइप की जो एंटीबायोटिक है वो प्रोवाइड करें, ताकि वो बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हम कल्चर बोलते हैं, जिसमें हम सिंपली ये डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि बैक्टीरिया कौन से टाइप का है। देन है सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट जो है ये इसीलिए की जाती है ताकि हम इसमें डिटरमाइन कर सकें कि व्हाट काइंड ऑफ मेडिकेशन विल वर्क बेस्ट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होता है उसको वहाँ पर रखते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अप्लाई करते हैं। फिर देखते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक्स से जो बैक्टीरिया है वो किल हो रहा है या फिर उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो रही है। तो जो बेस्ट होगी तो उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे उस इन्फेक्शन के लिए, यानी उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम वो मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उस मेडिसिन से जो वो बैक्टीरिया है वो सेंसिटिव हो रहा था। अगर वो सेंसिटिव हो रहे हैं तो इट मीन्स ये जो ड्रग है या फिर ये जो एंटीबायोटिक है वो बेस्ट है उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अगर वो रेजिस्ट करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्ट करेगी, तो इसका मतलब है उस दवाई का कोई भी असर नहीं पड़ रहा बैक्टीरिया पे। तो इसीलिए हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं ताकि ये डिटरमाइन कर सके कि कौन से टाइप की जो मेडिकेशन है वो उस इन्फेक्शन को और बैक्टीरिया को किल कर सकती है। ऑलवेज ऑब्टेन कल्चर बिफोर एडमिनिस्टरिंग एन एंटीबायोटिक। तो ये मेन पॉइंट है, जब भी आप एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उससे पहले कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट ये जो है ना लाजमी करनी है, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि कौन सा बैक्टीरिया है और उसके लिए कौन सी मेडिकेशन होनी चाहिए। ओके, दिस इज़ अनदर पॉइंट, सुपर इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लोरा। अब नॉर्मल फ्लोरा का क्या मतलब होता है, हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल्स होते हैं। ठीक है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारी गट में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्लोरा, क्योंकि वो कुछ भी हार्म जो है ना बॉडी को नहीं प्रोवाइड करते। सो एंटीबायोटिक क्या क्या करती हैं, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा होती हैं उनको डिस्टर्ब करती हैं, विच कैन काज अ सुपर इन्फेक्शन, जिसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये जो है ना एंटीबायोटिक्स की वजह से हो सकता है।
ठीक है, जो नॉर्मल हमारा फ्लोरा है उसको वो डिस्टर्ब कर सकती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने 2 क्लासेस को, जैसे पहले ही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था। तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे सल्फोनामाइड्स को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्लोरोक्विनोलेंस और फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो पहले हम आते हैं सल्फोनामाइड्स। इसको अदर वर्ड्स में हम सल्फा ड्रग्स भी बोलते हैं। सो पहले हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि जो सल्फोनामाइड्स ड्रग्स हैं, यानी सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक का क्लास ही है, तो ये किस तरह से काम करता है। इसकी नेचर देखें तो ये क्या है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। ठीक है, ये जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू पेपर में। तो सल्फोनामाइड्स जो है क्लास एंटीबायोटिक की, वो क्या है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। यानी वो बैक्टीरियाज की जो ग्रोथ है उसको स्लो करती है, किल नहीं करती बैक्टीरिया को, जस्ट उसकी जो ग्रोथ है उसको स्लो करती है। दैट्स वाई हम उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। अब ये किस तरह से करती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो सल्फोनामाइड्स ड्रग्स होती हैं वो इनहिबिट करती हैं फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को, एंड इट्स आल्सो स्लो द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इनफ फॉर द बॉडी टू टेक ओवर विथ इट्स ओवन डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि उसके WBC से। तो इस तरह से वो फोलिक एसिड की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करके बैक्टीरियाज की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करती है, यानी स्लो करती है, स्टॉप नहीं करती, स्लो करती है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी जो प्रीफिक्स है वो सल्फा यूज़ होती है। ठीक है, जिसके आगे सल्फा वर्ड है तो उनको हम सल्फोनामाइड्स बोलेंगे। ओके, तो इस तरह से आप सल्फोनामाइड्स जो एंटीबायोटिक्स है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर प्रीफिक्स विच इज़ सल्फा। तो उनके जेनेरिक नेम को डिस्कस करते हैं। ट्रेड नेम तो डिफरेंट हो सकते हैं। तो जेनेरिक नेम सल्फोनामाइड्स के हैं सल्फा डायाजीन। अब सबसे इनकी जो प्रीफिक्स है वहाँ पर सल्फा यूज़ किया हुआ है, उसके बाद वाले नेम्स आपने याद रखने हैं। सल्फा डायाजीन, सल्फा सेलाजीन, सल्फा मिथोक्साजोल। तो ये जेनरिक नेम है सल्फोनामाइड्स के, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये ड्रग्स जो है ये सल्फोनामाइड्स की कैटेगरी में आ जाती है। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम इनके यूजेस। जो सल्फोनामाइड्स होते हैं वो किसके लिए यूज़ की जाती है। यूजेस को अदर वर्ड्स में हम इंडिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सल्फोनामाइड्स जो ड्रग्स होती हैं इनको हम सिंपली सल्फा ड्रग्स जो है ना वो बोलेंगे। सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि कॉमनली इकोलाई से काज होता है, उसको ट्रीट करने के लिए हम सल्फा ड्रग्स का यूज़ करते हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, यानी जो मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है बैक्टीरियाज की वजह से, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम सल्फा ड्रग्स का यूज़ करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। ठीक है, यानी जो हमारा इंटेस्टाइन है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, कोलॉन में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम सल्फा ड्रग्स का यूज़ करते हैं। और टॉपिकली हम बर्न वुंड्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। टॉपिकली का मतलब होता है हम ऊपर स्किन के ऊपर अप्लाई करें एज अ जेल फॉर्म और स्प्रे फॉर्म। यूजेस के बाद इसकी कंट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं। तो वो लोग जिनको सल्फा ड्रग्स से सेंसिटिव हैं, उनको एलर्जी है, तो उनको हम सल्फा ड्रग्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो हाइपर सेंसिटिव हैं सल्फा ड्रग्स से तो उनको भी हम जो सल्फा ड्रग्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। जैसे कि अगर उनको एलर्जी है सल्फोनाइल यूरिएस लाइक ग्लाइब्यूराइड जो कि एक एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है, तो उन पेशेंट्स को हम सल्फा ड्रग्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये ड्रग्स जो है वो काम नहीं करेगी ठीक से। देन हम डिस्कस करते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, बॉडी में कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं सल्फा ड्रग्स को टेक करने के बाद। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई अपसेट हो जाता है, जिसमें नाज़िया, वोमाइटिंग, एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगती उनको, डायरिया, एब्डोमिनल पेन और स्टोमाटाइटिस यानी जो माउथ है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसको हम स्टोमाटाइटिस बोलते हैं। उसके अलावा चिल्स और फीवर होंगे, क्रिस्टल यूरिया यानी यूरिन के अंदर क्रिस्टल मिलेंगे, फोटोसेंसिटिविटी होगी,
जिसके बाद वो इंक्रीज रिस्क पर होंगे सनबर्न के लिए। हेमाटोलॉजिक चेंजेस यानी ब्लड में कौन सी चेंजेस आएगी सल्फा ड्रग्स को इनटेक करने के बाद, तो वो है ल्यूकोपेनिया। हमने ऊपर डिस्कस किया था फोलिक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो इनहिबिट हो रही है, तो उसकी वजह से ज़्यादा जो सेल्स हैं वो नहीं बनेंगे, तो ल्यूकोपेनिया जिसको हम ल्यूकोपेनिया का मतलब होता है ब्लड में WBC की जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाए, तो उसको हम ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। तो ल्यूकोपेनिया हो जाएगी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटिलेट्स का अमाउंट बॉडी में डिक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड में डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगी, जिसका मतलब है RBC का अमाउंट यानी रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉलिक एसिड इतना इनफ नहीं है जिससे जो ब्लड है उसकी फॉर्मेशन हो। तो ये सारी हेमाटोलॉजिक चेंजेस हैं जो कि सल्फर ड्रग्स को टेक करने के बाद अकर होती है। ओके, तो एज अ नर्स, आप नर्स हैं तो नर्सिंग कंसिड्रेशन आपने नहीं भूलनी। एज अ नर्स आपका क्या काम है जब आप अपने पेशेंट को सल्फर ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप कौन सी चीज़ों को नोट करेंगे। ओके, तो नर्सिंग कंसिड्रेशन की बात करें तो उन पेशेंट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक्स करवाएंगे, यानी उनके फ्लूइड्स जो है इंटेक उसको इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि जो सल्फर ड्रग्स होते हैं वो बॉडी से ज़्यादा जो फ्लूइड होते हैं उसको बाहर निकालते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में कह लें तो ज़्यादा यूरिनेशन अगर होगी, स्वेटिंग होगी, जिससे जो बॉडी का सारा फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जब बॉडी से सारा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा तो बॉडी को फ्लूइड की नीड है, इसीलिए हम ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करवाएंगे। सो सिंस सल्फा काज फोटो सेंसिटिविटी, हमने इसके साइड इफ़ेक्ट्स में डिस्कस किया कि जो सल्फर ड्रग्स होती हैं वो फोटो सेंसिटिविटी भी काज करती है, तो उनको अवॉइड करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सन ब्लॉक का यूज़ करेंगे और सन से एक्सपोजर जो है वो भी कम करवाएंगे। देन टेक फोलिक एसिड डेली। अब फोलिक एसिड क्यों डेली इंटेक कर रहे हैं? क्योंकि जो ड्रग्स थी वो क्या कर रही थी, फोलिक एसिड को इनहिबिट कर रही थी, तो बॉडी में क्या हो रहा था, एनीमिया हो रही थी, ब्लड की कमी हो रही थी, तो उसको वापस प्रॉपर बैलेंस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉलिक एसिड का टेक डेली करवाएंगे। उसके बाद है पेशेंट में ब्रूज इजीली। अब ब्रूज इजीली का क्या मतलब है, थोड़ा सा भी उसको क्या, अगर कोई भी थोड़ी सी भी पिंच होगी, नीडल पिंच होगी तो ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्रूजेस हो जाएंगे। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होती है ना, तो रेड से जो है ना स्पॉट्स दिखने को मिलते हैं, तो उनको हम ब्रूज बोलते हैं। ये क्यों रहे? क्योंकि WBC और जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो कम हो रहे हैं, प्लेटिलेट्स का अमाउंट कम हो रहा है, तो उसकी वजह से पेशेंट ईजिली ब्रूज हो जाता है। तो उसके लिए भी हम पेशेंट की जो स्किन है उसको मॉनिटर करेंगे और उनको केयरफुली हैंडल करेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग के जो रिस्क है वो इंक्रीज़ है। ब्लीडिंग को कौन रोकता है? प्लेटिलेट्स रोकते हैं, लेकिन प्लेटिलेट्स का जो अमाउंट है वो अब डिक्रीज है। सो दूसरी एक मेमोरी ट्रिक है, S फॉर सल्फा, S फॉर सनबर्न। सो सल्फास के लिए आपने क्या थिंक करना है, सनबर्न। जो सल्फर ड्रग्स होती है वो सनबर्न यानी क्या करती है, फोटो सेंसिटिविटी काज करती है। सो दिस वाज द होल अबाउट सल्फोनामाइड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में।